पाई पाई का हिसाब। उत्तराखंड अब मांगेगा पाई पाई का हिसाब। आर्थिक विकास दर दोगुनी करने की पहल या फिर सियासी जुमला। विभागीय अधिकारियों ने तैयारी की है। नीति का ड्राफ्ट अंतिम चरण में है। दावा यह कि कर्नाटक की तर्ज पर अध्ययन होगा और अध्ययन इस बात का होगा कि आखिरकार जो खर्च है उसका हिसाब किताब क्या है। यूं समझिए कि खर्च की निगरानी होगी कि कहीं हम फिजूल खर्ची तो नहीं कर रहे। आर्थिक विकास दर को दोगुना करने पर जोर देने का दावा सरकार कर रही है, भाजपा ही कर रहे हैं। दावा यह कि योजनाओं पर होने वाले खर्च की निगरानी होगी। दरअसल कर्नाटक में इस तरह की एक निगरानी नीति है। अब कुछ इसी तरह का प्लान उत्तराखंड की सरकार कर रही है। ड्राफ्ट तैयार है, कैबिनेट की मोहर लगनी है। अब इस पर सियासत हो रही है। कांग्रेस कह रही है यह सिर्फ जुमला है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या वाकई यह जुमला है या फिर जो अब तक के मुख्यमंत्री नहीं कर पाए वो धामी करके दिखा देंगे, यानी कि फिजूल खर्ची पर रोक। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। तो धामी की सरकार अपने बही खातों को दुरुस्त करने के लिए कर्नाटक की तर्ज पर आगे बढ़ने जा रही है। बकायदा इसकी रूपरेखा भी तैयार हो चुकी है। इस मॉडल के जरिए निगरानी और मूल्यांकन नीति बनेगी जो बजट के एक एक यानी कि पाई पाई का हिसाब रखेगी। शासन के स्तर पर विकास योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए राज्य योजना आयोग के स्तर पर व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड राज्य अपने वित्तीय प्रबंधन को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद अब शासन स्तर पर इस वित्तीय प्रबंधन को सुधारने की कवायद शुरू हो चुकी है। विभागीय अधिकारियों की माने तो नीति का ड्राफ्ट अंतिम चरण में है। कर्नाटक राज्य की नीति का भी अध्ययन किया जा रहा है। उच्च स्तर पर ड्राफ्ट का अध्ययन करने के बाद इसका प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए लाया जाएगा। वहीं बीजेपी जहां धामी सरकार के वित्तीय प्रबंधन को दुरुस्त करने की दिशा में बढ़ाए गए कदम को बेहतरीन बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की माने तो राज्य में जुमलेबाजी के सिवा कुछ नहीं चल रहा। भारत सरकार के बजट से पहले प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय जो हमारे वित्त मंत्री हैं, इन सब बैठकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता हुई और ये तय हुआ कि आखिरकार किसी राज्य की इनकम और एक्सपेंडिचर इसका तारतम्य बनना बहुत ज़रूरी है। उस दृष्टिकोण रखते हुए बजट जिस भी विभाग के लिए जितना उसके लिए जारी होता है, यथा समय टाइम बॉन्ड उसकी जिस काम के लिए है उस काम पर खर्च हो जाए, इसकी रचना व्यवस्था के लिए राज्यों ने पहल प्रारंभ की है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने इसको प्राथमिकता देते हुए इसके लिए एक कमेटी तैयार बना दी है और बहुत जल्दी एक उसके अच्छे परिणाम उसको देखने को मिलेंगे। देखिए, सरकार तो घोषणाएं करती है और बाकी उसका कोई काम नहीं है, मुझे लगता है। आप बताइए, जितने भी विशेषज्ञ समितियां बनाई हैं, क्या उन्होंने अपने काम औचित्यपूर्ण काम किए हैं? क्या उन्होंने सही राय सरकार को दी है? आप बताइए, तमाम विशेषज्ञ समितियां बनी, पलायन रोकने के लिए पलायन आयोग बनाया, तो प्रतिदिन 232-33 लोग इस प्रदेश में पलायन कर रहे हैं अभी भी। और जहां तक वित्तीय प्रबंधन का सवाल है, आवश्यकता क्या है आपको विशेषज्ञ समिति बनाने की? उत्तराखंड की जनता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के उस बयान को याद कर रही है जिसमें हरीश रावत कहते थे कि खाता ना वही जो हरीश रावत बोले वही सही। लेकिन अब धामी सरकार बजट के खर्च का पूरा हिसाब किताब रखने की तैयारी कर रही है ताकि राज्य की जनता को बताया जा सके कि सरकार ने बजट को कहां और किस दिशा में खर्च किया। लेकिन क्या ये इतना आसान हो पाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।
ना खाता ना बही, जो हरीश कहे वही सही। ठीक इसके विपरीत धामी सरकार लगातार काम कर रही है। अब वित्तीय प्रबंधन को सुधारने के लिए कर्नाटक की तर्ज पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने जा रही है, ताकि राज्य में विकास का लेखा जोखा तैयार हो सके। कैमरामैन सुनिया साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो पाई पाई का हिसाब रखने का जिक्र धामी सरकार कर रही है। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर भसीन जुड़ गए हैं। देवेंद्र भसीन साहब उत्तराखंड बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। शीशपाल बिष्ट इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी उमा सिसोदिया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शीशपाल बिष्ट जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। कैसे आप? बिष्ट जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है तिलक जी। जी बिष्ट जी, कैसा लगा धामी जी का ये प्लान? देखिए, धामी जी के जितने भी जुमले हैं वो तो नायाब होते ही हैं, लेकिन उन जुमलों में से कुछ जो है चमत्कारिक निकलता ही नहीं प्रदेश के लिए, जो प्रदेश के हित में हो। तो जुमला तो अपने आप में अच्छा है, लेकिन भविष्य में इससे क्या परिणाम होंगे और किस तरीके से सरकार जो ये मंशा जाहिर कर रही है कि साहब अब जो है खर्च रोकने के लिए, उस पर नियंत्रण के लिए, निगरानी और मूल्यांकन के लिए जो है कर्नाटक से शिक्षा दीक्षाकरण करेंगे। शायद राज्य की ब्यूरोक्रेसी इसमें फैल रही है, राज्य की सरकार इसमें फैल रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं प्लान अच्छा है, लेकिन ये जो है वो जुमला साबित होगा। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, मैं इस आधार पर कह सकता हूँ तिलक जी कि जैसे पलायन आयोग का इन्होंने गठन किया और वो नाकाम रहा, एक सफेद हाथी साबित हुआ। दूसरा, उच्च शिक्षण संस्थानों में जो फीस पर नियंत्रण करने के लिए एक हाई अथॉरिटी का इन्होंने गठन किया था और उसके चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो सरकार, आप देखिए कि सरकार की फिजूलखर्ची लगातार कर रही है। और राज्य में आप देखिए, जैसे प्लांटेशन के नाम पे राज्य को हरा भरा करने के लिए सरकार साल में कितना बजट खर्च करती है और वो पेड़ बाद में कहीं नजर नहीं आते हैं। तमाम चीज में जिस प्रकार से बेरोजगारों की परीक्षाएं 6 साल में कितनी बार आयोजित हुई, लेकिन लोगों को नौकरियां नहीं मिली। लगातार परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, रद्द की जाती हैं। तो ये फिजूल खर्ची नहीं है। चाहे वो गणेश जोशी जी का विदेश दौरा हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की टीम का विदेश दौरा हो, तमाम जो है अध्ययन प्रशिक्षण के नाम पर फिजूल खर्ची नहीं, तो क्या हो रहा है इस राज्य में? ओके बसीन साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी बसीन साहब, वो कह रहे हैं कि तरकीब अच्छी खोजी है, लेकिन ये जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं। जुमलेबाज हैं आप, और ये जुमले का नतीजा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए तिलक जी, पहली बात तो ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी किसी भी बात को जो कहते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। चाहे नकल विरोधी कानून की बात रही हो, चाहे भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात रही हो, चाहे धर्मांतरण विधेयक को सख्त बनाने की बात रही हो, चाहे आपकी जो है जो जनसंख्या नीति के बारे में आदि बात जो कहा उन्होंने कर रहे हैं। नहीं, हिंदुत्व के अलावा कुछ और? हाँ जी, इसके अलावा जो बात है, किसी प्रदेश के विकास के लिए निश्चित तौर पर जो वित्तीय प्रबंधन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपने भी कहा, और ये बात पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस के समय में वित्तीय प्रबंधन ना होकर के केवल भ्रष्टाचार था। और हरीश रावत जी खुलेआम कहा करते थे कि ना खाता ना बही, जो हरीश जी कहे वो सही। तो हमारे यहाँ तो नहीं डॉक्टर साहब, मैं करेक्ट कर देता हूं। वो दरअसल दूसरे संदर्भ में कहा था, क्योंकि वो आपने जोड़ लिया केसरी जी से, है ना? जब केसरी जी ने कहा था खाता ना भाई, जो केसरी बोले वही सही, वो मसला अलग था। ये हरीश रावत जी ने जो कहा था, मैं करेक्ट कर देता हूं, जहां तक मुझे याद है, शीशपाल जी दुरुस्त कर दीजिएगा, ये उन्होंने हरक सिंह रावत के बयान के संदर्भ में दिया था कि हरक सिंह रावत के बयानों को गंभीरता से ना लें, खाता ना बही, जो हरीश रावत बोले वही सही। तो मैंने यही कहा ना। हाँ, तो वो एक अलग मसला था। देखिए, एक व्यक्ति अपने बारे में कह रहा है कि जो मैं कहता हूं वो सही है, और खाता भाई की जरूरत ही नहीं है। और मैंने ये भी कहा कि कांग्रेस में केवल भ्रष्टाचार होता था, एक बात। दूसरी ओर जहां तक वित्तीय प्रबंधन की बात है, तो इसको अगर हम अपने इस बार के जो बजट आया उस पर नजर डालेंगे तो हमने विकास दर को दुगना करने की बात की है, और बजट भी अपने आप में सर्वस्पर्शी है। नहीं, विकास दर को दुगना करने की बात तो त्रिवेंद्र सरकार में भी हुई थी सर, कि नहीं? देखिए, अब मैं कह रहा हूँ ना, उससे आगे बढ़ रहे हैं हम। आगे हमारा बजट बढ़ा है, हमारी आमदनी के स्रोत हम बढ़ा रहे हैं। और जहां तक ये कर्नाटक का मसला है, तो हमारे सामने ये एक बड़ी चुनौती ये है कि हम जो बजट तय करते हैं, एक तो खर्च हो,
उसका सदुपयोग हो और समय पर खर्च हो। जैसा हमारे से एक डिबेट में हम और आप पहले भी बैठ चुके हैं, तो ये कहा था हम लोगों ने कि इस साल के शुरू में ही निर्देश दे दिए गए हैं कि जो बजट है वो ये नहीं कि साल के आखिरी में जाकर के पूरा करेंगे। जो पुराने सालों से 22 साल से दिक्कत आती रही है उसको हम इस साल दूर कर रहे हैं और मुख्य सचिव इसका अनुपालन करेंगे। अब ये बजट भी समय पे खर्च होगा, जो खर्च होगा वो सही ढंग से खर्च होगा, जहाँ गड़बड़ पाई जाएगी उसको तत्काल जो है देखा जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये उमा जी सुना आपने, बसीन साहब कह रहे हैं कि वो जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। अगर हिसाब किताब रखा जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत हमें बिल्कुल नहीं है। सरकार अगर ईमानदारी से काम करती है, सही तरीके से काम करती है, तो हमें क्या दिक्कत होगी। लेकिन परेशानी ये है कि जो भी हिसाब किताब रखा जा रहा है या आगे रखा जाएगा, क्या वो वाकई में ईमानदारी से होगा? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर आता है। सरकार की नीयत साफ नहीं है, इससे हम लोग परेशान है या आप लोग परेशान है, इसलिए आगे डिबेट रखी गई है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में, आपके मन में भी ये प्रश्न चिन्ह है कि क्या सरकार जो कार्य कर रही है, जो हिसाब किताब की बात कर रही है या जनता के सामने पारदर्शिता की बात कर रही है, क्या वाकई में सरकार कर पाएगी? देखिए, अगर सरकार ने अभी तक कुछ ऐसे काम किए होते, कुछ ऐसे मील के पत्थर उन्होंने साबित किए होते जिससे कि जनता को भरोसा होता है। अगर हम एक बहुत नॉर्मल सी बात करते हैं, यूके SSS के जो घोटाले हुए हैं उसकी, आप ये बताइए कि छुटभइये लोगों को आपने जेल के अंदर डाल दिया, वो उनकी भी जमानत हो गई। मेरे ख्याल से 31 शहर को जेल के अंदर बचा है। सरकार अपने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कमर कस लेती है, तो ऐसे में ये विश्वास करना उत्तराखंड तो की यानी जनता के लिए थोड़ा सा नहीं बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो पैसों का हिसाब किताब, बजट का हिसाब किताब रखने की बात सरकार कर रही है, रखेगी। ये बजट का हिसाब किताब रखने की बात जो सरकार कर रही है, इसे कैंसिल कर देना चाहिए। मैं बात कैंसिल करने की नहीं कर रही हूँ भाई साहब, बिल्कुल कैंसिल नहीं करना चाहिए। नहीं, नीति का ड्राफ्ट बन गया तो ये प्रयोग करने में भी क्या दिक्कत है? आपकी जो टीमें हैं वो इसमें भी, ऑडिट में भी वो उल्टा सीधा इधर का उधर, उधर का इधर चीजों को करेगी, क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है। आप कोई भी काम ईमानदारी से नहीं करते। एक व्यक्ति जो है छोटा सा काम भी ईमानदारी से नहीं करता, उस पर हम कैसे भरोसा तो क्या दिल्ली मॉडल को अपना ले क्या उत्तराखंड में? लेगा दिल्ली मॉडल को अपना ले। आप ये बताइए, दिल्ली में हमने कौन सा भ्रष्टाचार किया है? कौन सा भ्रष्टाचार खोल दिया अब तक? मैडम, आप कहाँ, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? कहाँ भ्रष्टाचार हुआ? सिसोदिया जी तो जेल भरो आंदोलन के चक्कर में जेल में है ना, और जो सत्येंद्र जैन जी हैं वो चंद्रशेखर जी की तरह जो है वो जेल में चले गए, है ना, तो सिद्ध होंगे। आप लोगों ने तो इसमें पूरे देश में घोषित आपातकाल लगा रखा है। कम से कम इंदिरा जी के अंदर हिम्मत तो थी कि उन्होंने घोषणा करके आपातकाल लगाया। आप लोगों ने तो घोषित आपातकाल लगा रखा है, जिसको जेल के अंदर ठूस दीजिए। कोर्ट पर यकीन नहीं है क्या? क्या बोला? कोर्ट पर यकीन है कि नहीं? कोर्ट पर यकीन है, हाँ। लेकिन जस्टिस लोया की जो हत्या हुई थी ना, उसमें बहुत डर लगता है। कोर्ट पर यकीन है ना, तो फिर कोर्ट को मैडम यहाँ दलील देने से कुछ नहीं होगा। देखिए ना मैं कुछ कर पाऊंगा, ना मेरा चैनल कुछ कर पाएगा, ना वसीम साहब कुछ पाएंगे, ना शीशपाल जी कुछ कर पाएंगे। ये दलील जो है कोर्ट में जाकर दीजिए मैडम। मैडम कट्टर ईमानदार है ना, वो भगत सिंह वाली पार्टी है, भगत सिंह है, और फिर जब जेल में बंद कर दिया तो फिर छुआरे की तरह मुंह हो गया। ऐसा नहीं होता ना मैडम, हाँ ऐसा नहीं होता। एक मिनट, अब जेल, अब कोर्ट, मैडम अब ऐसी सुविधा तो फिर पूरे देश में होनी चाहिए। रेपिस्ट से फिजियोथेरेपिस्ट बना के मसाज करवा लो और फिर कहो कि कट्टर ईमानदार। ऐसा भी नहीं होता ना उमा मैडम, एक मिनट रुक जाइए, इतना भी मत कि जनता कम से कम कुछ हजम कर पाए बात को। एक मिनट, अब वसीम साहब सुना आपने, उमा मैडम और शीशपाल जी दोनों का ये कहना है कि आप लोग जो है हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ। आप आदेश जारी करते हैं और मंत्री कहते हैं कि नहीं हम तो जाकर दिखाएंगे विदेश, कोई रोक के दिखाता है तो दिखा दे। किसी में दम है क्या? ये मसला वहां पर भी है कि मुख्यमंत्री तो करना चाह रहे हैं लेकिन मंत्री तैयार है उसके लिए, अधिकारी तैयार है उसके लिए। कोई स्विट्जरलैंड चला जाता है, कोई इंग्लैंड चला जाता है, कोई यूके चला जाता है, और फिर आप कहते हो कि ना 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 फिजूल खर्ची रोको। ये भी मसला है। देखिए तिलक जी, जहाँ तक विदेश यात्राओं का सवाल है तो बहुत सी विदेश यात्राएं निश्चित तौर पर एक्सपोजर के लिए होती हैं। हम नए स्थानों पर जाकर के वहाँ नई व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं और उसका यहाँ पर लाभ लेते हैं। फिजूल खर्ची की, घूमने की यात्राएं नहीं होनी चाहिए। सर ऑर्गेनिक खेती के लिए हम पूरे देश में विदेश में जाएंगे तो मेरे से ये लॉजिक नहीं समझ में आता सर। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ ना, इससे पहले उसकी एक पॉलिसी बनी हुई है हिंदुस्तान में और बहुत अच्छे प्रयोग सफल हुए हैं,
और विदेश के लोग यहाँ आकर देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती हो कैसे रही है। उसके लिए अगर हम बाहर जा रहे हैं तो फिर सर ये तो कि मैंने नहीं। आप मेरी पूरी बात नहीं डॉक्टर साहब, आप पढ़े लिखे हैं, आपके ये सभी पढ़े हुए बच्चे आपके ये सारे मैं जो ये सवाल कह उठा रहा रहे हूँ हैं कि अगर फिजूल खर्ची जो है के लिए घूमने जा रहे हैं, ऐश आराम के लिए जा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ। सर उसका पैमाना क्या है? जब देखिए, ये पैमाना तो सीधा शीशपाल जी सा के ये जाते है। थे तब आप कहते थे कि देखो चलेगा फिर विदेश। मैंने कहा ना आपसे, जो जरूरी है उसके लिए जरूर जाना चाहिए, अन्यथा हम कुएं के मेढक बने रहेंगे, और जो अनावश्यक है बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अब इसका निर्धारण तो शासकीय स्तर पर ही होगा, लेकिन मैं सिद्धांत रूप से सहमत हूँ कि फालतू घूमने के लिए सरकार का पैसा, जनता का पैसा खराब नहीं होना चाहिए, और जो जरूरी है उसके लिए जरूर जाइए, क्योंकि इससे अगर हमको फायदा होता है हम निश्चित तौर पर उसका फायदा लेना चाहिए। और जहाँ तक इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी या जो बीजेपी सरकार है वो पैसे गड़बड़ करती है, तो उमा जी बाकी तो आम आदमी पार्टी को बोलना नहीं चाहिए भ्रष्टाचार के ऊपर, लेकिन आप उदाहरण तो दीजिए। और SSSP की आपने बात की, हमने तो गिरफ्तार किए, जेल किए, चेयरमैन को अंदर कर दिया। कांग्रेस के समय से चल रहा भ्रष्टाचार हमने खोला, हम खोल रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको बाकायदा जेल भेज रहे हैं। किसको जेल भेज दिया सर? हमने कहा और हम उस पर लागू कर रहे हैं। सर किसको जेल भेज दिया उत्तराखंड में? देखिए, पहली बात तो जितने भी आपके 100 से अधिक लोग जेल भेजे जा चुके हैं। एक बात आपने भारतीय जनता पार्टी के, मुझे ये बताओ सफेद कुर्ता पजामा वाला कौन है? मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, बस मेरी दिलचस्पी वहीं तक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई है सफेद कुर्ता पजामा वाला? बिल्कुल है ना, जिसके है कलफ लगाओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ पूर्व पदाधिकारी से पकड़े गए, हमने उनको भी गिरफ्तार किया, और जो भाग गया उसको बाकायदा हमने उसके पर इनाम घोषित किया, जो हरिद्वार का नेता था। शीशपाल जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। शीशपाल जी, फिर उमा जी आपके पास। कांग्रेस के लोग भी पकड़े गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने विदेश जाने से रोका, अगर जरूरी है तो गए हैं, कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहिए। देखिए तिलक जी, जिस जैविक खेती के गुर को सीखने के लिए पूरी दुनिया जो है उत्तराखंड आती है, उसको सीखने के लिए इनके मंत्री पूरी टीम के साथ विदेश जाते हैं। अब मैं इस पे नहीं जाना चाहता, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर सरकार फिजूल खर्ची को रोकने के लिए गंभीर है तो आप अपने चुनावी घोषणा पत्र के उस वादे को पूरा क्यों नहीं करते कि 100 दिन के अंदर लोकपाल विधेयक लाएंगे? कहाँ है वो लोकपाल? और आप अगर अपने सेवा के अधिकार कानून का ही अगर कड़ाई से और ईमानदारी से पालन करवा रहे होते तो निश्चित तौर पर राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगती और विभाग अपनी ईमानदारी से काम करते, लेकिन आप वो करवा नहीं पा रहे हैं। सूचना के अधिकार को आप वैसे ही कमजोर कर रहे हैं क्योंकि आप भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गंभीर नहीं है, और खनन माफियाओं और शराब माफियाओं से मिली भगत के आपके ऊपर आरोप है। आपको हाई कोर्ट की भी फटकार लग रही है। आपने सरकार को शर्म नहीं आती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ना आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के मुख से निकले वो बयानों को सुना नहीं है। हजारों करोड़ के वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार नहीं है, इसलिए लोकायुक्त की जरूरत नहीं है। देखिए तिलक जी, आप देखिए अभी अखबारों में 4 दिन पहले समाचार छपा बड़े बड़े हेडिंगों में कि समाज कल्याण विभाग में सरकार हजारों करोड़ रुपए की कूली लूट हो रही है, मृत लोगों के नाम पर फर्जी लोगों वसीम साहब जल्दी से प्लीज जवाब दीजिए, फिर उमा जी आपके पास। और ये शराब माफिया मामला तो हाईकोर्ट तक से पहुंच चुका है। अभी जो SC/ST में गड़बड़ हुई है उसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और बड़े बड़े जो मैनेजमेंट्स हैं उनको जेल की हवा खानी पड़ी, बहुत लोगों को करोड़ों रुपए वापस करना पड़ा। ये हमने किया, लेकिन आपकी सरकार के समय में बिल्कुल प्रेशर मिलता था और ये लोग पूरे आनंद लेते थे। आज बड़े बड़े अधिकारी जेल में उसको लेकर के, तो ये काम हमने किया। NH 74 घोटाले में आप ही की पार्टी के लोगों ने मोटा चंदा खाया, और अभी 5 लोगों का जिन्होंने आपको चंदा दिया था उनके खाते सीज किए हमने। तो आपकी पार्टी के समय NH में घोटाला हुआ था सर, वसीम सर, ये बड़ा भारी घोटाला हुआ था। नहीं NH घोटाला हुआ था। अब देखिए शीशपाल जी मुस्कुराने लगे। हाँ, NH 74 में इन्होंने बाकायदा चंदा खाया। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, NH में घोटाला हुआ था सर? जी हाँ, हुआ था घोटाला। अगर प्लीज स्क्रीन पर ला पाए वसीम साहब को, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ वसीम साहब कुछ कह रहे थे आप, घोटाला हुआ था NH में? बिल्कुल, NH पर घोटाला हुआ था, और कांग्रेस के लोग शामिल थे। सर कौन थे? कौन थे, नाम बताइए ना। कांग्रेस के लोग शामिल थे, और मैं एक चीज आपको आपकी जानकारी में है, लेकिन आप पूछना, मैं फिर रिपीट ही कर रहा हूँ। नहीं, मुझे क्या मालूम है, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा। मुझे ये बताइए कि अगर घोटाला हुआ था तो चंदा किसने खाया था? कांग्रेस ने खाया था। नहीं, कांग्रेस ने तो खाया था सर। कांग्रेस थोड़ी ना, किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप होंगे ना, वो कौन था?
कांग्रेस के प्रदेश के खाते में बाकायदा चंदा गया। सर अभी कौन 5 था वो? लोग जो हैं, उमा जी, मैं सवाल गलत तो नहीं कर रहा, वो कौन बिना था? सबूत के आरोप नहीं लगाने चाहिए। आपके आरोप थे जब वो दूसरी जगह गए को बोले एनएच घोटाले की जांच हो। अभी रुक जाइए बीसी, मेरे साथ मत खेलिए, रुक जाइए। कौन था वसीम साहब? जी क्या हुआ सर, आप नाम- लोग नाम नहीं लेते हो? नाम नहीं लेना उचित होता है चैनल के ऊपर। वसीम सर, आप कह रहे नाम लेना उचित नहीं होता है, क्यों? कोई रिश्तेदार है सर कोई किसी का? नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जो कानून की मर्यादा है नहीं नहीं, कानून की मर्यादा सर, खुलेआम या नाम लेकर जो है सारा सर, ये बोलिए ना वो हमारी पार्टी में थे इसलिए हम नाम नहीं ले रहे। वो आप दूसरी जगह चले गए वापस, तो हमने इसलिए कहा कि एनएच घोटाला हुआ। और सीबीआई जांच की वकालत किसने रोकी थी फिर? उस समय जो एक चिट्ठी का जिक्र जिसका करना चाह रहे हैं, मैं आपके इशारों को समझ रहा हूँ, उसके पीछे मंशा दूसरी थी, लेकिन ठीक एनएच सर। 74 के घोटाले को रोका नहीं गया। ठीक जांच सर, मैं को, तभी और बोलता बाकायदा हूं उत्तराखंड में गिरफ्तारियां कभी कोई घोटाला ही नहीं हुआ सर। मैं आप नहीं, लोगों घोटाला की हुआ। बात से सहमत हूं। उत्तराखंड में कभी कोई घोटाला नहीं हुआ, ना बीसी की सरकार में हुआ, ना आपकी सरकार में हुआ। पता नहीं कौन कहता है कि 156, कोई कहता है 56, कोई कहता है ढैचा, कोई कहता है कुंभ। कोई घोटाला कभी नहीं हुआ सर, ना एनएच ना छात्रवृत्ति, कभी कोई घोटाला नहीं हुआ। उमा जी, वसीम साहब कह रहे हैं कि अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो देश के सामने एक नजीर होगी। दिक्कत क्या है? कौन सा प्रयोग है विदेश में जाके घूमने का? कभी स्विट्जरलैंड और कभी चाइना घूमने से अगर देश का कुछ भला होता होगा तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। फिर तो सारे बीजेपी वालों को बाहर घूमना चाहिए। हाँ, वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को काफी आदत है बाहर घूमने की, तो कोई बात नहीं, वो तो इनका एक चरित्र है। और जब प्रधानमंत्री जी घूमेंगे तो वैसे सभी लोग घूमेंगे। सबको अपने तमगे में, अपने उसमें बेल्ट में चाहिए कि हम लोग यहाँ घूम कर आए, वहाँ घूम कर आए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने तो त्रिवेंद्र जी ने समिट भी किया था, यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी बुलाए थे, वो भी आए, घूम घाम के वापस चले गए, एक भी इन्वेस्टर वापस नहीं आया, किसी ने पैसा नहीं लगाया। अभी हम लोगों ने 66 लोगों के ऊपर 1 अरब रुपए खर्च कर दिए इस खुशी में कि शायद ये जैसे बाहर जाकर बताएंगे कि हमारा उत्तराखंड कितना बढ़िया है। उसका भी अभी तो कोई रिजल्ट ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सरकारी खजाना है, आप क्यों बेचारों के पेट पे लात मार रहे हैं? घूमने दीजिए बच्चे, पता नहीं अगली बार सरकार आएगी या कांग्रेस की आएगी। उमा जी, क्या पूछा सब तो कुछ कुछ और फ्री था देना आपसे। चाहिए? पूछा तो आपसे कुछ और था उमा जी, अब तक आप कुछ और दे रही हैं। मतलब जो इसमें वर्तमान में नई नीति आ रही है उसके बारे में तिलक जी पूछ रहे थे कि अगर ये नजीर पेश करती है पूरे देश के सामने तो आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या, बताइए ना आप। अरे भाई आप नहीं पहले चाहते आप वित्तीय नजीर को प्रबंधन हो? पेश करने दीजिए वसीम साहब, ईमानदारी से कोई एक काम तो कीजिए, तभी तो नजीर हाँ, कर रहे बनेगी। हैं ना, कर रहे हैं, हम कर हाँ, रहे हैं। ईमानदारी से आप जी, हिंदू मुस्लिम जरूर कर रहे हैं पूरे देश में, समाज अरे का आप बात कहाँ है, चले गए? तो आप बहुत वित्तीय प्रबंधन ईमानदारी की से बात कर हो रहे हैं, नो रही है, डाउट। वित्तीय प्रबंधन की बात हो रही, हिंदू मुसलमान पे चले गए। और केजरीवाल जी से आपने बड़ा कौन कहा होगा? कि ईमानदारी से केजरीवाल हम जी से काम बड़ा कर कौन रहे होगा? हैं, तो हिंदू मैंने तो मुसलमान वही करने बोला ना, वाला? एक ही काम ऐसा है जो आप केजरीवाल जी ईमानदारी से से बड़ा कर रहे हिंदू हैं। मुसलमान कौन करने वाला होगा? शाहीन बाग तो आपको याद होगा ही होगा, आपके विधायक तो शाहीन जेल में बाग- हैं, दंगा कराने वाले, वो भी आपको याद होंगे। तो मत हाँ, बोलिए हाँ, ना अपनी बिल्कुल, पार्टी के गोधरा खिलाफ। कांड भी हमें- उत्तराखंड में बैठ करके हमें- दिल्ली की बात कि करेंगे तो अध्यक्ष दिल्ली में तो यहाँ इतने पे काले धब्बे हैं और आपके दूसरे ऊपर जस्टिस कि आपके साहब पास जवाब ने नहीं होगा। ये अर्थव्यवस्था माननीय मुद्दा, गृह मंत्री को उत्तराखंड बिल्कुल की ठीक अर्थव्यवस्था कहते मुद्दा, हैं, एक वो भी मिनट, देश में देखा है। एक सब मिनट, कुछ एक देखा है, मिनट, सब कुछ एक देखा है, मिनट, सब एक कुछ मिनट, देखा है। एक मिनट। बीसी अपनी बात रखना चाह रहे, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। बीसी, वो एनएच वाला मसला था, अभी उसको मत छेड़िएगा सर, है ना? फिर वरना फिर दोनों तरफ से मामला घिरने वाला हो जाएगा। मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूं चेतावनी के रूप में। बाकी आपका विवेक अगर छेड़ना चाहते हैं तो फिर मैं, आप चाहेंगे तो मैं नाम भी बुलवा लूंगा फिर आप दोनों से। नहीं, देखिए तिलक जी, कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से कह रही है कि आप चाहे एनएच का घोटाला हो, चाहे बैकडोर भर्ती का घोटाला हो, यूके पीएससी का जो है ये पेपर लीक प्रकरण हो, यूके एसएससी का पेपर लीक प्रकरण हो, अरे आप करवाइए ना सीबीआई जांच। आप स्मार्ट सिटी के घोटाले की जांच करवाइए, कहाँ ये 1650 करोड़ रुपया चला गया जो दिखाई नहीं दे रहा है। बीसी, आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, एक ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, ये बगले झांकने लगते हैं। आप ईमानदार व्यक्ति हैं। आप जैसा काबिल नहीं हूं, सुन लीजिए ना बीसी। कोशिश करते हैं, जब कांग्रेस की सरकारें थी तब आप मुद्दों को उठा नहीं पाए क्योंकि आपके पास मुद्दे ही नहीं थे। कांग्रेस की सरकार ने राज्य में विकास किया है और आप विकास को पटरी से उतारने वाले लोग हैं। आप रोजगार नहीं दे मैं पा मान रहे, गया आपकी कानून बात की, व्यवस्था बोगड़ा जी को के नहीं संभाल कार्यकाल पा में रहे, विकास हुआ, इसलिए आपकी बात आपको मान गया। आप एक विकास मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए तो सही। मैं ये कह रहा हूं बीसी, आप जैसा काबिल व्यक्ति तो नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों से ज्ञान ले लेता हूं। ये तो जांच करवा नहीं रहे, ठीक? आप एक कोर्ट में जाइए, अर्जी डालिए
बोलिए एनएच घोटाले की जांच होनी चाहिए। अब हिंट दे दूंगा, आपके जितने बड़े बड़े नेता हैं उनसे साइन करवाइएगा और उधम सिंह नगर वालों के ज्यादा करवाइएगा। मेरी बात को समझ रहे ना आप? तिलक जी देखिए, उधम सिंह नगर वालों के पहले करवाइएगा और फिर उसके बाद बात की जांच के लिए। और एक अर्जी डालिए, बोलिए कि एनएच घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हो सकता है न्यायालय की शरण भी गई थी। मैं कह रहा हूं एक अपील दायर करिए ना। बीस जी गुस्सा क्यों हो रहे हो? कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आप बताइए, इस टाइम जो सत्ता जिनके हाथ में है वो तानाशाह लोग हैं। सर मैं कह रहा हूं कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हो? वहाँ पर आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी बीस जी कोर्ट में, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया ना। इस प्रकार से आज संपूर्ण विपक्ष सरकार के खिलाफ। उमा जी मैंने किसी का नाम लिया, इतना गुस्सा हो गया? बताइए बीस जी, मैंने नाम लिया किसी का? पार्टी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप देखिए, एक तो नाम भी नहीं लेते हो आप लोग, मैंने भी नहीं लिया नाम। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जांच करवाने के लिए कोर्ट जाओ, उधम सिंह वालों के लंबे लंबे साइन करवाओ के मामले में वीआईपी के मामले। अच्छा कोई बात नहीं बीसी, ओके पार्टी जहां तक ओके। बसीन साहब आगे से एनएच का नाम मत लीजिएगा बस, ठीक है? मैंने बोल दिया बीसी, उनको नहीं लेंगे। कांग्रेस को कोसने के ओके ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो ये कमेटी, टीम, नीति, नियत, मसला वही है, धरातल पर इंप्लीमेंट हो तब उसके बाद पता चलेगा कि असर क्या है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।